Hello guys, welcome to Ankit Chaudhary Education, and today we will continue our another topic of electricity, and the topic for today is resistance in parallel. Right, so we will do the derivation of resistance in parallel. So let's understand what happen if you make a circuit and put all the resistance in parallel. So let me draw the circuit in front of you. So that circuit appears to be like this. There are multiple resistances like 1 2 3. These three are resistances and they together hold in a parallel inside a circuit, right? सो यार इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जितने भी रेजिस्टेंसेज अपने हैं वो सभी एक ही कॉमन पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे पैरेलल के केस में। सीरीज में सभी का पॉइंट अलग था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ये एंडिंग पॉइंट, इसका एंडिंग इसके लिए स्टार्टिंग, इसका एंडिंग इसके लिए स्टार्टिंग, और फर्दर ऑन चलता जाता है। यहाँ पे नोटिस कीजिए सभी का स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह पे है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे वाले सर्किट को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हो रेजिस्टेंस के केस में, राइट। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइन, ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी होती है, जो आपने ज्वाइन किया है ये रजिस्टर्स होते हैं। जब इन रजिस्टर्स को आप ज्वाइन करते हैं पैरेलल में तो जो इनका रेसिप्रोकल आता है वो होता है टोटल रेजिस्टेंस पूरे के पूरे सिस्टम का। अब यार यहाँ पे कंप्लीट करो इसको, ये किसी न किसी सर्किट का ही पार्ट होगा, राइट। तो ये इस पूरे सर्किट में इनका ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगा, वो निकल के आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2, और जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे इस प्रकार से सभी के इंडिविजुअल सम का रेसिप्रोकल निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी ऑल्सो गेटिंग सेम वैल्यू बट देयर वॉज नो रेसिप्रोकल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। सो इसकी डेरिवेशन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि तीन हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के रजिस्टर्स लगे हुए हैं जिनका कॉमन पॉइंट जो है वो A और B है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी डेरिवेशन कैसे होगी मैं आपको खुद से एक स्लाइड में करके दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो इक्वल नहीं है और कौन सी चीज़ इक्वल है। तो जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे सामने कौन सी चीज़ जो है वो सेम नहीं आती पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास करंट जो होता है वो वैरी करता है, करंट विल वैरी, राइट। क्योंकि करंट के लिए हमारे पास सर्किट जो है वो सेम नहीं है, मैं अभी बताऊंगा। करंट विल वैरी, और हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। क्योंकि पोटेंशियल सेम रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि पोटेंशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, वो तो बदला नहीं है सबके लिए। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस के केस में बदला नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये तीसरा रेजिस्टेंस था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी के लिए यही था, सेम पॉइंट है यार। ये ए और बी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो आपके पोटेंशियल्स भी सेम रहेंगे। करंट डिवाइड हो जाता है क्योंकि वायर जो है वो सर्किट में ब्रेक हो गया, करंट कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो करंट यहाँ पे सेम नहीं रहने वाला, करंट वैरी करेगा। जो चीज़ वैरी करता है डेरिवेशन की शुरुआत वहीं से की जाती है। तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। अब देखिए हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आपके लिए। यहाँ पे डायग्राम है पहला, दूसरा, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों को लिया पैरेलल में, राइट। सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट मतलब सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मेन पोटेंशियल जिसको आप बैटरी कहते हैं, ओके। अब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इंडिविजुअल है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इनका अपना करंट होगा, राइट। देखिए पोटेंशियल तो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, जो यहाँ पे वही पोटेंशियल सबके पास जाएगा, लेकिन इसके पास करंट अपना जाएगा ब्रेक होके, ठीक है। इसके पास अपना करंट, इसके पास अपना करंट। तो अगर R1 के पास करंट की बात की जाए तो R1 के पास जो करंट जाएगा वो जाएगा I1, ठीक है। R2 के पास जाएगा I2 और R3 के पास जाएगा ऑब्वियसली I3। ये I जो करंट था वो ब्रेक हो गया तीन कंपोनेंट में, और I कहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा I, यहाँ तक तो I रहेगा, बट इसके बाद ये I1, I2 और I3 में ब्रेक हो जाएगा। चलिए, तो ये इस चीज़ को समझ लिया। अब डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो वेरिएबल है यानी कि करंट वेरिएबल है, आप उसका फॉर्मूला पहले लिखोगे। तो करंट का फॉर्मूला
हमेशा से होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से अगर आप करंट निकालने की कोशिश करो तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ रब कर दो। ओके, ये हो गया। ये जो करंट की वैल्यू आई है इस सर्किट पे जितनी भी करंट होगी, जो यहाँ से I करंट जा रहा था उसकी वैल्यू ये है। अब I1 की निकालो। जब आप I1 की निकालोगे तो I1 की वैल्यू निकल के आएगी V तो हर जगह सेम है तो V बदलेगा नहीं, तो V यहाँ भी सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई R1। ओके, I2 के पास V डिवाइडेड बाई R2 और I3 के पास V डिवाइडेड बाई R3, राइट। अच्छा, अब बताइए टोटल करंट की वैल्यू। मैंने कहा था जो वेरिएबल होता है वहीं से शुरुआत होती है, तो करंट वेरिएबल है तो टोटल करंट यहाँ पे कितना होगा सर्किट में? टोटल करंट होगा I की वैल्यू क्या आएगी? I1 प्लस में I2 प्लस में I3, ये I की वैल्यू है। अब हम I की जगह, इस I की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, इन I1 I2 और I3 की जगह ये इंडिविजुअल वैल्यूज पुट कर देंगे। तो I की जगह हम पुट करेंगे V डिवाइडेड बाई R, I1 की जगह पुट करेंगे V डिवाइडेड बाई R1, I2 की जगह पुट करेंगे V डिवाइडेड बाई R2, I3 की जगह पुट करेंगे V डिवाइडेड बाई R3। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं V डिवाइडेड बाई R3। अब हम यहाँ से जो कॉमन निकल सकता है उसे कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास कॉमन निकल जाएगा यहाँ से V, राइट। नीचे तो रहेगा V बाई R, बट ऊपर से कॉमन निकल जाएगा V, अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारे कॉमन टर्म्स निकल गए। अब यहाँ से हम कट कर देंगे, जो भी वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, V से V हमने कट कर दिया तो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। दीज आर दी रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस विच आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव अस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो RP, ये पैरेलल में आपके पास रिजल्ट निकल के आया। तो ओवरऑल अगर आंसर मेरे को लिख के दिखाना हो तो कुछ आंसर इस तरीके से आएगा, 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, और जितने भी रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन होंगे चलते जाएंगे सोन अप टू 1 अपॉन में Rn व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कंबाइन इन अ सर्किट। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलो, तो यार यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है, समझा रखा है कि वेरिएबल को लेके और उसके बाद आपको सम कर देना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। देखो, हीटिंग इफेक्ट का बेसिक मतलब ये होता है, यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको, कि हमारे पास एक सर्किट है, लेट्स सपोज दिस इज सर्किट, एंड इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया रेजिस्टेंस, कलर चेंज करके करते हैं, राइट। तो यार ये रेड कलर का रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो मान लो कि इस सर्किट से इधर से जा रहा है करंट, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है आगे की ओर, और ये रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर रहा है, ये रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर रहा है। तो जब ये करंट आगे की ओर फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगा तो सर्किट में कंप्लीट करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ड्रॉन नहीं हो पाएगा करंट इस तरफ। तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर हिस्से में हीट जनरेट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस चार्ज का फ्लो हो रहा है लेकिन वो आगे की ओर नहीं जा रहा, तो एक ही जगह चार्ज जो है वो आगे पीछे करते रहेंगे, जिसके कारण चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के कारण उस जगह पे हीट जनरेट हो जाएगा, और उसी हीट को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के इफेक्ट के कारण क्या जनरेट हुआ, हीट। कहाँ पे जनरेट हुआ, रेजिस्टेंस के पास हीट जनरेट हुआ। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मोस्टली आपको H के फॉर्मूले में R की वैल्यू जो है या तो स्क्वायर के फॉर्म में मिलती है या फिर एटलीस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मिलती है। तो बेसिक मतलब था हीटिंग इफेक्ट का, वो मैंने आपको बता दिया। चलो, अब पढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर। देखो, आपको यहाँ पे एक ऐसा कंडक्टर सेलेक्ट करना है जिसमें पूरी तरह से रजिस्टर हो, मतलब जितना ज़्यादा हो सके ना उसमें उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ाए रखो। तो उसी सर्किट को कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर। कंडक्टिव कंडक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ऐसे रेजिस्टिव कंडक्टर के अंदर आप करंट को फ्लो करा रहे हो तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट रजिस्टर गेट हीटेड। तो ऐसी सिचुएशन में जो करंट की एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कहाँ चली जाती है, डिसिपेटेड हो जाती है, और रजिस्टर्स जो है वो हीटअप हो जाता है टाइम के साथ। ओके, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाता।
करंट की एनर्जी सर्किट में नहीं फ्लो कर पाता. द हीटिंग ऑफ रजिस्टर बिकॉज ऑफ द डिसपिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का बेसिक मतलब क्या है कि जब आपका रजिस्टर हीट होता है, कारण जितना भी करंट का एनर्जी था वो डिसपेटेड हो गया कहाँ पे, रजिस्टर में, तो उसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बहुत सारे इसके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप एनर्जी सप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक बल्ब को. अब देखो मैं आपको समझाता हूँ बल्ब वाला केस, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो बल्ब वाला केस है यार, ये बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है इस तरीके से. अब ये फिलामेंट ना, ये एक तरीके का रजिस्टर ही होता है, ठीक है. आपने पीछे से, बल्ब के पीछे से, यहाँ से वायर से करंट प्रोवाइड करने की कोशिश की, इसको कनेक्ट करते हो, फिर वहाँ से स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है. तो यार करंट इस वायर से फ्लो करता हुआ आ रहा है. जब करंट इस वायर से फ्लो करता हुआ है तो करंट डायरेक्टली कनेक्टेड है इन फिलामेंट से. दीज आर योर फिलामेंट्स, राइट, दीज आर दी फिलामेंट्स. फिलामेंट्स एक प्रकार से एक तरीके के रजिस्टर्स ही होते हैं, ठीक है, हाई वैल्यू वाले रजिस्टर्स होते हैं. ओके अब इन फिलामेंट में जब करंट जाएगा तो यार ये रजिस्टर हीट अप होते जाएंगे, इन सारी एनर्जी करंट की इसमें डिसिपेटेड हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी इसमें डिसिपेटेड होती जाती है यह फिलामेंट जो है उतनी ज़्यादा हीट होते जाते हैं. तो आपने बल्ब भी देखा होगा, जितनी ज़्यादा देर बल्ब जला के रखते हो बल्ब गर्म हो जाता है, राइट. अच्छा इसकी एक और ख़ास बात होती है कि वो इस एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करा लेता है, बट वो हमारा पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ हीटिंग पढ़ना था. जो प्रेस यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं घर में, इलेक्ट्रिकल आयरन, पानी गर्म करने के लिए रॉड यूज़ करते हैं, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी हीटिंग इफेक्ट, राइट. सो यार ये हमारा हीटिंग इफेक्ट था. ओके अब हीटिंग इफेक्ट के कॉजेज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस. अगेन देखो, अब करंट का जो नेचर होता है, करंट का नेचर ये होता है कि वो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, वो मानेगा नहीं अपनी बात. तो यार ये करंट था, ये सर्किट था अपना, इस सर्किट में यहाँ से पोटेंशियल और यहाँ पे था रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस अगर मान लो कि आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होने देगा, और करंट जो है, करंट का स्वभाव ऐसा है कि वो यार आगे की ओर फ्लो करता रहेगा. तो ये करंट जो है अपनी एनर्जी को एक्सपैंड कर लेता है, मतलब ज़बरदस्ती इस आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में आगे इसको रेजिस्टेंस का सामना तो करना ही है और वो आगे जा नहीं पाता. तो यहाँ पे करंट की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग इफेक्ट में. करंट जो है ज़बरदस्ती ड्रॉन होने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए, तो उस कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, राइट. दैट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ current. Okay, so in next class we will discuss about Joule's law of heating.